यस सर। ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, दो टर्म्स और देख लेते हैं, फिर टाइम भी खत्म हो रहा है। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। देखिए, इंक्वायरी क्या है? एवरी इंक्वायरी दैट अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। इंक्वायरी जो है वो फैक्ट्स को जानने का अमल है कि हकीकत क्या थी, उस प्रोसेस को कहते हैं इंक्वायरी करना। फर्ज करें आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, आप पुलिस थाने में जाते हैं नजदीक जो आपका इलाके का है, और आप वहां जाकर ये कंप्लेन लॉन्च करते हैं और कहते हैं एफआईआर काटें। तो वो जो एफआईआर का पहला प्रोसेस है, एफआईआर का मतलब यही है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशनल रिपोर्ट। तो वहां से इंक्वायरी शुरू हो जाती है। लेकिन एक इंक्वायरी वो होती है जो मजिस्ट्रेट या कोर्ट भी कराता है। तो मसलन कंप्लेन्स आई एक खास इदारे के खिलाफ और वो जमा हो गई कोर्ट में, तो फिर मजिस्ट्रेट जो है वो इंक्वायरी अनाउंस करता है और बाकायदा बताता है कि भाई किस शख्स ने इसको इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके चलना है, वो पुलिस को करना है या किसी और एजेंसी को करना है। ठीक है, तो खाली एजेंसी पुलिस ही नहीं होता, बल्कि पुलिस ही एक इन्वेस्टिगेशनल बॉडी नहीं होती, बल्कि और भी एजेंसीज होती हैं, इन्वेस्टिगेशनल एजेंसीज, जिनके सुपुर्द काम दिया जाता है। अच्छा, इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या है? ऑल प्रोसीडिंग्स फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन अ मजिस्ट्रेट। अब यहाँ इन्वेस्टिगेशन में मजिस्ट्रेट को एक्सक्लूड कर दिया है, बाकी पुलिस ऑफिसर यानी पुलिस पूरा डिपार्टमेंट या कोई ऐसा शख्स जिसकी ये जिम्मेदारी लगाई जाए एंड हु इज ऑथराइज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट ऑन हिज बिहाफ। ठीक, तो इसको भी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में थोड़ा सा फर्क ये है कि एवरी इंक्वायरी इज एन इन्वेस्टिगेशन। ये जुमला मेरा याद रखिएगा, एवरी इंक्वायरी इज एन इन्वेस्टिगेशन बट नॉट एवरी इन्वेस्टिगेशन इज एन इंक्वायरी। अब मसलन ये है कि फर्ज करें आपके कॉलेज में एक मामला ऐसा आ जाता है कि किसी का बैग चोरी हो जाता है, बैग नहीं मिल रहा किसी बच्चे का, ठीक है जी, मिसप्लेस हुआ है। हम अभी ये नहीं कहते कि चोरी हुआ, मिसप्लेस हुआ है। आप जाकर एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले बताएंगे कि जनाब मेरा बैग जो है वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। फिर वो आपसे पूछेगा कहाँ आपने लास्ट, बाद में एक कमेटी बैठकर कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व किया जाए। ये इंक्वायरी हो गई, तो सॉरी ये इन्वेस्टिगेशन हो गई, लेकिन ये इंक्वायरी नहीं कहलाएगी, क्योंकि इंक्वायरी जो है वो मजिस्ट्रेट के लेवल की, स्टेट की बात है ये, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन तो आप छोटे लेवल से भी कर सकते हैं, और सिर्फ फॉर एग्जांपल आपके घर में ही कोई चीज मिसप्लेस हो जाए तो आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, आप अपने बहन भाइयों से पूछते हैं कि भाई मेरा मोबाइल तो नहीं देखा, मेरा तुमने लैपटॉप तो नहीं देखा, मेरी फला ज्वेलरी वहां रखी हुई थी, मेरे पैसे वहां रखे हुए थे। तो ये इस तरीके की जो प्रोसीडिंग्स है वो इन्वेस्टिगेशन ही कहलाती है, लेकिन ये इंक्वायरी नहीं कहलाएगी। बस ये एक अहम बात है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपके बात समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछिए, और फिर हम दूसरी कॉल आपसे लेते हैं, उसमें हम आपसे सवालात लेते हैं। अच्छा, ये टाइम खत्म हो रहा है, मैं दोबारा ले लेता हूँ, ठीक है। 38 मिनट हो गए, और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मुझे भेज दीजिएगा अन्ना साहब, ठीक है। दोबारा पूछो, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में। इन्वेस्टिगेशन मैंने बताया ना कि फर्ज करो एक छोटी सी लेवल से भी हो सकती है। आपके घर में कोई चीज मिस हो जाए तो आप अपने बड़ों से पूछते हो, आपने अपने छोटों से पूछते हो, आप अपने दोस्तों से पूछते हो, ठीक है। लेकिन इंक्वायरी उस वक्त कहलाएगी जब इसका ऑफिशियल स्टेटस बन जाएगा, समझ रहे हो। फर्स्ट करो घर में से फॉर एग्जांपल कोई कीमती चीज मिसप्लेस हुई हुई है, आप कब तक पुलिस के पास नहीं जाते? कॉमन सी बात जी राबिया, जब तक कोई बड़ी सी चीज ना हो जाए तब तक नहीं, जब तक आपको इत्मीनान ना, ठीक है। एक एक शख्स से पूछ लिया, तमाम फैमिली मेंबर से पूछ लिया, और फिर आपका शक गहरा होता चला जाए कि नहीं जी मेरी चीज घर से ही गायब हो, और कुछ एक सर्टेन टाइम के बाद आप परेशान होना शुरू हो, उसके बाद आप जाते हो पुलिस के पास, या
पहले ही अटेम्प्ट में जब जैसे ही मालूम हो कि घर में से कोई चीज मिसप्लेस है तो फौरन क्या पुलिस के पास चले जाते हो? नहीं जाते नहीं, मेरे घर जब वालों तक से पुलिस के हाथ में केस नहीं दिया उस वक्त तक घर में जो भी आपने सर्च किया, जो भी आपने मालूमात हासिल करी, आपने बेसिकली खुद सेल्फ इन्वेस्टिगेट किया। ओके सर। लेकिन जब आप इसको दे देते हो किसी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी को या जुडिशरी को, तो फिर वो इंक्वायरी कहलाती है। ठीक है ओके सर, समझ गए। ओके, नेक्स्ट किसी का सवाल है तो पूछें। अच्छा देखिए, फोरेंसिक मेडिसिन में ये जो बुनियादी सारी डेफिनेशंस है ना, ये समझना बहुत जरूरी है ताकि ये सब्जेक्ट फिर आगे आपके लिए आसानी रहे, क्योंकि इसमें बड़ा एक डाइवर्स टॉपिक्स है। इसमें हम जो है वो डेथ को पढ़ेंगे, इसमें हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जरा सी ग्रिप बना लीजिएगा। थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। ऑफेंस, ऑफेंस कहते हैं किसी भी ऐसे एक्ट को जो कि पनिशेबल बाय लॉ हो। मसलन मिसकंडक्ट इंसान करता है, ठीक है, लेकिन बाज मिसकंडक्ट को तंबी करके छोड़ दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। मसलन फर्ज करें आपके घर में एक कोई छोटा बच्चा गिलास तोड़ देता है, तो क्या आप उसको फौरन मुर्गा बनाएंगे? क्या आप उसको फौरन मारेंगे, पीटेंगे, या उसको उठाकर पुलिस के हवाले कर देंगे? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बास मिसकंडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें तरबियत से ही मामला ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मिसकंडक्ट ऐसे होते हैं जिस पर सजा देना लाजिम हो जाता है या नहीं है? अच्छा, कुछ सजाएं जो है इंसान अपने घर में ही दे देता है। मसलन यही बच्चा है, किसी का सर फाड़कर आ जाता है बाहर किसी और बच्चे का, तो आप उसको थोड़ा सा सख्ती से डील करेंगे और उसको समझाएंगे भी कि ये अमल तुमने जो किया है इससे किसी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उसकी आंख फूट सकती थी, उसकी नाक खराब हो सकती थी, उसकी जान जा सकती थी। लेकिन फर्ज करें ये बच्चा कल को बालिग हो जाता है, बड़ा हो जाता है और फिर ऐसा काम कर कर आता है, तो अब आप इसको तरबियत करें या ना करें, आप इसको समझाएं या ना समझाएं, अगर रिपोर्ट पुलिस में चली गई तो पुलिस फिर अपना किरदार अदा करेगी। ठीक है, फिर उसको सजा मिलेगी, उसको पकड़ा जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अब आप देखिए ना कि जुर्म जो है उसकी डेफिनेशन स्टेट दे रहा होता है। फिर वही बात आ गई कि क्राइम जो है वो डिफाइन हुआ होता है स्टेट लॉ से और उसके ऊपर सजा भी दी जाती है। तो ऑफेंस क्या है? इट रेफर्स टू एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी उस लम्हे उस वक्त स्टेट लॉ ने ऑफेंस को डिफाइन किया हुआ था या नहीं। अभी देखिए, एक आजकल एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है असेंबली में कि एक बिल पास किया जा रहा है रेपिस्ट के खिलाफ, और जो हैरेसमेंट वगैरह के जो केसेस होते हैं, उससे पहले कोई कानून ही नहीं था, सजा थी ही नहीं। तो इसका मतलब है कि स्टेट ने अब डिफाइन करना शुरू कर दिया उस क्राइम को, और इसको बाकायदा क्राइम माना गया, इसको बाकायदा क्राइम की डेफिनेशन दे दी जा रही है। तो ये जो प्रोसेस होता है कानून बनाने का, ये स्टेट की ही जिम्मेदारी होती है। असेंबली में यही काम हो रहा होता है, लॉ मेकिंग हो रहा होता है। तो जो जो कानून क्राइम को डिफाइन करता चला जाता है उसकी सजा भी आना शुरू हो जाती है। ठीक, अच्छा, अब ऑफेंस के दो सिम्प्ट हैं, ये दो टाइप्स हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस ये है कि पुलिस या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी क्रिमिनल को बगैर इजाजत कॉल आ गई थी। अच्छा, मैं कॉग्निजेबल ऑफेंस बता रहा था। कॉग्निजेबल ऑफेंस ये है कि
क्रिमिनल को बगैर मजिस्ट्रेट की इजाजत के गिरफ्तार कर सके। ठीक, डेफिनेशन सुनिएगा। इट रेफर्स टू एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट द ऑफेंडर विदाउट वारंट। ये वारंट जो है वो बेसिकली इजाजतनामा होता है। अब फर्ज करें, इसकी मिसाल ऐसे लीजिए कि एक शख्स है जो असलाह लेकर आ गया है घर से बाहर और रोड पर फायरिंग करता फिर रहा है, चाहे वो हवाई फायरिंग कर रहा हो, चाहे वो किसी शख्स के ऊपर या दुकानों पर या घरों पर फायरिंग कर रहा हो। आप क्या समझते हैं कि ऐसे शख्स को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को मैजिस्ट्रेट की या जज की या अपने हायर अथॉरिटीज की इजाजत की जरूरत है? आप क्या समझते हैं? नो सर। रीजन क्या है, वजह? क्योंकि उससे भी बाकी लोगों को खतरा हो सकता है जो चीज वो यूज कर रहा है इन टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर, उस टाइम फैक्टर को जरा ध्यान में रखिए और डैमेज ऑफ द सोसाइटी को ध्यान में रखिए। हम इजाजत नहीं दे सकते, कोई भी जी शऊर माशरा इस चीज की इजाजत नहीं दे सकता कि ऐसे शख्स को जो खतरा फैला रहा है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के दर पर है, हम किसी बड़े से इजाजत लें और फिर जाके उसको गिरफ्तार करें। देन एंड देयर उसको गिरफ्तार करना है और अगर जरूरत पड़े तो उसको शूट भी किया जा सकता है। अब माथे पे तो लिखा हुआ नहीं है ना कि वो शख्स जो है वो मेंटली इल था या वो शख्स जो है वो टेररिस्ट नहीं था, वो ड्रामेटाइज कर रहा था, वो बस ऐसे ही शौकिया लेकर आ गया। हम ये उस वक्त डिसाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट लाजिम होता है और इस किस्म के ऑफेंस को कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ये है कि उसमें पहले जो है इजाजत लेनी पड़ती है, ठीक है, और उस बगैर इजाजत के अरेस्ट नहीं कर सकते। मसलन जैसे कि घर में सर्च के लिए पुलिस आ जाती है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज आ जाती हैं, तो वो पहले वारंट शो करती हैं। ऐसे उठाकर मुंह उठाकर किसी के घर में पुलिस नहीं जा सकती, ये कानून है, ये दुनिया के हर मुल्क का कानून है कि जब आपको किसी की प्रॉपर्टी सर्च करनी हो तो उसके लिए इजाजत लेना जरूरी है मैजिस्ट्रेट से। ठीक, तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का ये डिफरेंस है। अच्छा जी, इसी तरीके से वारंट, मैं आपको वो डेफिनेशंस पहले पढ़ा रहा हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, वारंट किसे कहते हैं? ये एक बकायदा रिटन अथॉरिटी पेपर होता है, साइन किया हुआ होता है मैजिस्ट्रेट ने, और वो पुलिस को हवाले कर दिया जाता है कि जाए जी इस फला शख्स की प्रॉपर्टी या इस फला शख्स के घर की सर्च करें और या इसको गिरफ्तार करके लेकर। नेक्स्ट करता हूं।